एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है 2022 में। जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है या जो पेपर आपका होने वाला है उसमें आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब आपको किन प्रकार से देना होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने अतल गुत्रे वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लिया था। लघु वाले सेक्शन को स्टार्ट करना था, कल वीडियो आपकी आने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश जो है आपकी वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, तो वही वीडियो आपको आज प्रोवाइड कराई जा रही है। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, जब आपका खंड आ अर्थात अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है तो वहीं से आपका खंड बा अर्थात लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बात करें इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो आपको 200 शब्दों में देना होगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आपको जीवन परिचय यहाँ पे देना है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि समाजवादी विचारक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रिव्स, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ट्रिव्स नगर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा उस टाइप का है। इस विचारक का पूरा नाम था कार्ल्स हेनरिक मार्क्स। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। मार्क्स के पिताजी का नाम हार्सल मार्क्स था। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इनके पिता यहूदी थे, वह वकालत करते थे। क्या करते थे मेरे प्यारे दोस्त, उनका पेशा था वकालत का। आगे आपको लिखना होगा और 1824 ईस्वी में जब मार्क्स सिर्फ 6 वर्ष का था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मार्क्स ने किसको वो स्वीकार कर लिया था, तो मार्क्स ने 6 वर्ष की उम्र में भी क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। बालक मार्क्स पर इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस पे मतलब इनके पिताजी ने इस ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, ना कि ये मार्क्स ने किया था। ठीक है, बड़ा होने पर मार्क्स यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी बना। क्या बना मेरे प्यारे दोस्त, ये यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी बना, जबकि इसके पिताजी पहले यहूदी धर्म को ही मानते थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स की बचपन की शिक्षा दीक्षा ट्रिब्ज के ही एक अच्छे स्कूल टियर जेमनिजियम में हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको लिखना होगा मार्क्स की उच्च स्तर की शिक्षा पहले बोन विश्वविद्यालय फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, बर्लिन विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा पिता की इच्छा अनुसार मार्क्स ने उच्च अध्ययन हेतु कानून विषय को चुना। ठीक है, उनके पिताजी की इच्छा थी कि वे कानून विषय को ही अपना सब कुछ मान के पढ़ें। ठीक है, तो ठीक ही उसी प्रकार से उन्होंने कानून वाले विषय को ही चुना। आगे आपको लिखना होगा लेकिन कार्ल मार्क्स की रुचि कानून के बजाय दर्शन शास्त्र और इतिहास में अधिक थी। ठीक है, लेकिन उनकी रुचि उस कानून वाले में ना होकर के दर्शन शास्त्र और इतिहास में अधिक देखी जाती है। आगे आपको लिखना होगा 1841 ईस्वी में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिस व एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन के भेद शीर्षक तथा शीर्षक पर थीसिस लिखी लिखी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सन 1843 ईस्वी को ही एक धनी परिवार की लड़की जेनीवाला वेस्टफालेन के साथ कार्ल मार्क्स ने विवाह कर लिया। ठीक है, विवाह के पश्चात ही कार्ल मार्क्स समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस की ओर रवाना हो गया। वहाँ उनकी भेंट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ उनकी भेंट फ्रेडरिक एंजिलस से हुई। एंजिलस समाजवाद के प्रबल पोषक थे। उन्होंने मार्क्स को क्रांतिकारी विचारक बनाने में पूरी मदद की। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दास कैपिटल के द्वितीय भाग को, जिसको क्रांति की बाइबल कहते हैं, एंजिलिस ने ही मार्क्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया था। ठीक है, सन 1846 ईस्वी में मार्क्स बेल्जियम के ब्रुसेल नगर में बस गए। ठीक है, वहाँ उन्होंने साम्यवादी संघ की स्थापना की। यहाँ प्रासिया
सरकार की नीति के कारण मार्क्स को प्रासिया की नागरिकता छोड़नी पड़ी। फलस्वरूप 1849 ईस्वी को मार्क्स परिवार सहित लंदन में जाकर रहने लगे। वहीं 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में था। किसके मेरे प्यारे दोस्त? तो कार्ल मार्क्स के बारे में था। ठीक ठीक है। इसमें थोड़े जो इनके नाम थे वो अंग्रेजी में हुआ करते थे क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं थे। ठीक है, तो इनके जो नाम हुए और क्या बोलते हैं स्कूल वगैरह के नाम हुए वो थोड़ा यहाँ पे हिंदी में दिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा अब समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश के शब्दों को उस तरीके से पढ़ने में वो उतना मज़ा नहीं आता है। चलिए, इसी में मेरे पास दोस्त देख पा रहे होंगे तो अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना है आपको? इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स ने अपने जीवन काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं में असंख्य लेख लिखे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके अतिरिक्त उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना भी की है। कौन कौन से ग्रंथ? पहला उन्होंने लिखा है दास कैपिटल, दूसरा उन्होंने लिखा है दी पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, तीसरा उन्होंने लिखा है मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा उन्होंने लिखा है ए कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिस क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, पांचवा उन्होंने लिखा है सिविल वार इन फ्रांस, छठा उन्होंने लिखा है दी गोथा प्रोग्राम, सातवां उन्होंने लिखा है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, आठवां उन्होंने लिखा है रेवोल्यूशन एंड काउंटर। क्या मेरे प्यारे दोस्त? रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे आपको ऐसे करके कई सारे उन्होंने लिखे हैं, तो ये 7-8 आपको याद में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे तीसरा नंबर पूछ रहा है मार्क्स के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अवधारणा की आपको क्या करना है? विवेचना करना है। तो इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से जवाब देना होगा कि मेरे प्यारे दोस्त कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक वैज्ञानिक अवधारणा है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था यह एक क्या थी? आपकी वैज्ञानिक अवधारणा थी। आगे आपको लिखना होगा वह भौतिकवाद सॉरी वह भाववादी दर्शन का अंग नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भाव नहीं जोड़ा गया, एक भौतिकवादी थी। आगे आपको लिखना होगा वह घटनाओं तथा वैज्ञानिक विश्लेषण पर वैज्ञानिक विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए यह विश्व को ना तो स्थिर मानता है और ना अपरिवर्तनशील ही। ठीक है, बल्कि विकास की एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एक क्या है? अनवरत, जो कभी रुकने वाली नहीं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास को एक अटूट प्रक्रिया के रूप में नहीं देखता है। ठीक है, आगे लिखना होगा यह स्वयं भौतिक प्रक्रियाओं के अंतर विरोधियों को तलाशता है जो प्रकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रकृति तथा समाज की प्रत्येक प्रक्रिया में गतिशील होनी है। भौतिकवादी द्वंद्वात्मक की व्याख्या करते हुए मारिस कानफोर्थ लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि प्रकृति के सभी घटनाक्रमों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्रकृति में घटनाक्रम होते हैं वह प्रक्रियाओं में अंतर विरोधपूर्ण परस्पर अलग विपरीत प्रवृत्तियों को स्वीकार करना, केवल यही प्रत्येक आश्वमित अस्तित्व अस्तित्वमान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अस्तित्वमान वस्तु की आत्मगति तक पहुंचने की कुंजी है। केवल यही वह कुंजी है जिसके जरिए हम छलांगों निरंतरता में टूट विपरीत वस्तुओं में रूपांतरण, पुराने के विध्वंस एवं नए की समझ तक पहुंच सके। ठीक है, आगे आपको लिखना है उसी में कि अपने उचित अर्थ में वस्तुओं के सारतत्व में मौजूद अंतर विरोध का अध्ययन ही द्वंद्व भाव है। ठीक है, या किसने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपके कानफोर्थ महोदय ने लिखा है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि द्वंद्वात्मक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं, हेडिंग डालनी होगी और उन विशेषताओं में पहली हेडिंग आपको डालना होगा वास्तविकता की जटिलता। क्या मेरे प्यारे दोस्त? वास्तविकता की जटिलता, ये आपकी पहली हेडिंग होगी और इसमें आपको लिखना होगा कि प्रकृति की सघनता। क्या मेरे प्यारे दोस्त? प्रकृति की सघनता, उसकी विभिन्न क्रियाएं, उसका स्वरूप सरल ना होकर जटिल है। ठीक है, ये क्या है? एक सरल नहीं दिखाई जा उनको, उनके नज़र में एक सरल नहीं दिख रहा है, ये एक जटिल दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही
उसका एक समग्र रूप जिसमें सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। इस तरह हम किसी वस्तु को उसके वातावरण से पृथक करके ना तो अध्ययन कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, या किसने माँ कहा या कौन सी विशेषता है, तो ये पहली नंबर विशेषता है, वास्तविकता की जटिलता। ठीक है, दूसरी विशेषता जो द्वंद्ववाद की आपको देखने को मिलती है, वो दूसरी विशेषता ये है कि परिवर्तनशील प्रकृति। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, परिवर्तनशील प्रकृति, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा, यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक वस्तु जो है वो परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब लगातार बदलने वाली चीजें, स्थिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चीज एक जगह पे एक तरीके से नहीं रह सकती है। चीजें निरंतर गतिमान रहती हैं, उनका स्वरूप बदलता रहता है। यह प्रकृति का नियम है कि चीजें उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं। चीजों व घटनाओं को भली भांति जानने के लिए गतिशीलता पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी, परिमाण परिणा परिणा सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो परिणामात्मक, ठीक है, नहीं बोल पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा कि ऋणात्मक परिवर्तन की एक विशेषता कि वस्तुएं परिमाण में बदलने लगती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जो ऋणात्मक परिवर्तन की एक विशेषता है कि वह वस्तुएं परिमाण में क्या करने लगती हैं, बदलने लगती हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब परिणाम, वही फिर आ गया परिमाणात्मक, हाँ ठीक है, परिमाणात्मक परिवर्तन के कारण वस्तु का गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। वस्तु एक गुण में बदल जाती है। ठीक है, ये आपको किसमें, तीसरी नंबर हेडिंग में आपको लिखना था। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपकी होगी कि पदार्थ ही मुख्य है। ठीक है, क्या पदार्थ ही मुख्य है, ये आपकी चौथी हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा कि संपूर्ण मार्क्स के भौतिक दर्शन में पदार्थ ही मुख्य है। वह भौतिक प्रकृति को ही मानता है। क्या मानता है मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक प्रकृति को ही मानता है। वह मानता है कि भौतिक पदार्थ ही विश्व का मूल आधार है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, उसकी यह मान्यता ही पदार्थ चेतन की उत्पत्ति नहीं बल्कि स्वयं चेतना पदार्थ की सबसे बड़ी उत्पत्ति है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पांचवी नंबर हेडिंग डालनी होगी और उसमें डालना होगा विचार गौण है। ठीक है, ये क्या है, पांचवी विशेषता है इसकी। और इसमें आपको लिखना होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि भौतिक परिस्थितियों के बदलाव के पश्चात विचार भी बदल जाते हैं। इस दृष्टि से भौतिक जगत को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और अंतर जगत भौतिक जगत की ही देन है। भौतिक जगत कोई स्थिर चीज नहीं, यह परिवर्तनशील है। ठीक है, ये आपकी 5 विशेषताएं इसके बाद आपको लिख देना रहेगा, किसमें, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, इसी में देखिए अथवा करके पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है कि मार्क्स के अतिरिक्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मतलब मार्क्स को छोड़ के इनके अतिरिक्त जो मूल्य के सिद्धांत हैं उसकी आपको क्या करना है, विवेचना करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स के अनुसार उत्पादन के विभिन्न कारक धन, साहस, श्रम, स्थान आदि का समान महत्व है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, उत्पादित वस्तु के बदलने में जो धन प्राप्त होता है, यदि उसमें से सभी के अंशों को निकाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु निर्मित की गई जिसे 100 रुपये में बेचा गया। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, अब इस 100 रुपये में से सबके भाग धन, साहस, श्रम आदि को निकालने के बाद मान लीजिए 5 रुपये बच जाते हैं। यह 5 रुपये किसे मिलने चाहिए। ठीक है, यह 5 रुपये किसे मिलने चाहिए, ये 5 रुपये क्या हैं, यह इसका परिणाम होता है। ठीक है, यह किसका परिणाम होता है, इस 5 रुपये को मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य कहा जाना चाहिए, जो श्रमिकों की मेहनत का परिणाम होता है। लेकिन उद्योगपति इसे भी श्रमिकों को ना देकर स्वयं ले लेता है और यही कारण है कि धन की मात्रा उसके पास निरंतर बढ़ती है। मार्क्स का मत है कि श्रमिक जो अतिरिक्त समय में श्रम करता है उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती है। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने उसे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से स्पष्ट किया है। यह
किया है, एक श्रमिक जितना उत्पादन करता है उसके अनुरूप उसे वेतन नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि विचारकों के अनुसार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विचारकों के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगा श्रम और श्रम समय के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ही मूल्य की सृष्टि करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? श्रम ही मूल्य की सृष्टि करता है। श्रम समय से श्रम समय से तात्पर्य, श्रम समय से तात्पर्य उस समय से है जो समाज की परिस्थिति में औसत रूप में वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए आवश्यक हो। परिस्थिति भी ऐसी हो जो श्रमिक के स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता के लिए उचित हो। एक श्रमिक अपने कार्य करने के 1 घंटे से अधिक काम करता है, लेकिन परिश्रमिक उसे उतना ही मिलता है जितना कि तय है। ठीक है, इस प्रकार श्रमिक द्वारा किया गया अतिरिक्त श्रम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, श्रमिक द्वारा किया गया अतिरिक्त समय अतिरिक्त मूल्य अर्जित कराता है जो पूंजीपतियों का हिस्सा समझा जाता है। यह स्थिति श्रमिकों के शोषण के सिवाय कुछ नहीं कही जा सकती है। पूंजीपति अधिक से अधिक उत्पादन पर बल इसलिए देता है ताकि उसे अतिरिक्त मूल्य का हिस्सा अधिक प्राप्त हो सके। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि पूंजी संचय तथा एकाधिकार के कारण श्रमिकों की हालत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, श्रमिकों की हालत शोचनीय होती जाती है। ठीक है, और आगे लिखना होगा कि प्रबंधक अपनी शर्त मनवाने के लिए मीलों को बंद कर देता है, जिसके कारण अधिकांश श्रमिकों को बेकार होना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इसका जवाब देना होगा किसके, अतिरिक्त मूल्य के बारे में। ठीक है, तो अतिरिक्त मूल्य के बारे में आई होप अगर आप मोटा मोटी समझे होंगे तो ये समझ में आया होगा कि जब कोई वस्तु उत्पाद की जाती है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की उत्पाद की गई, तो उसमें उन सारी चीज़ों को, श्रम और इन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसमें जितना कुछ भी लगा है उन सारी चीज़ों को काट के जो रुपये मिलते हैं, क्या क्या निकाल दिया जाता है, धन पहले निकाल दिया जाता है, फिर साहस के बारे में पैसा निकाल दिया जाता है, फिर श्रम। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका सब कुछ काट पीट के 95 रुपये लगे थे। ठीक है, अब 5 रुपये आपके बच रहे हैं, तो जो 5 रुपये बच रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब यही है कि यही अतिरिक्त मूल्य है और ये श्रमिकों का होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का होना चाहिए। किसका मानना है? मार्क्स जी का मानना है। ठीक है, चलिए, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य, यहाँ पे हमने कुछ दूसरा ही समझा था, मुझे लगा था कि मार्क्स के अतिरिक्त मतलब मार्क्स को छोड़ो दूसरा कोई मूल्य का बताओ, लेकिन ये मार्क्स का एक अतिरिक्त मूल्य के बारे में ही क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य के बारे में अभी समझ में आया। चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्या? मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित, मेरे प्यारे दोस्त, मार्क्स के द्वारा क्या प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक परिवर्तन संबंधों में होते हुए परिवर्तन को कहते हैं। क्या करते हैं मतलब मेरे प्यारे दोस्त, कि जो ये सामाजिक परिवर्तन है, जब ये हमें संबंधों में हुए परिवर्तन देखते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण हैं। ठीक है, एक कारण नहीं होते हैं, कई सारे कारण होते हैं जिन्हें परिवर्तन के कारक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जनसंख्या या जैविक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, संस्कृति कारक आदि। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को जिम्मेदार मानता है। क्या मानता है? ये जो आपके मार्क्स जी हैं, ये मानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है ये केवल पैसों के कारण ही होता है। पैसा ही क्या करता है, हमारा सामाजिक परिवर्तन कराता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज की सामाजिक संरचना उस समाज के उत्पादन की पद्धति पर आश्रित होती है। जिस प्रकार की उत्पादन की पद्धति होगी उसी प्रकार के संबंध भी निर्मित होंगे। मार्क्स का विचार था कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की सामान्य विशेषता को तय करती है। ठीक है, आगे लिखना होगा इस प्रकार मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारक ही सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार है। जैसे जैसे आर्थिक आधार परिवर्तित होता है वैसे वैसे संपूर्ण अधिसंरचना भी न्यूनाधिक अंशों में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको मेरे प्यारे दोस्त कि उत्पादन कब कितना हो, जब यह विचारधारा परिवर्तित हो जाती है तो उत्पादन की शक्ति
काल, कारखाना, मशीन। ठीक है, उत्पादन की शक्ति क्या क्या है? काल है, कारखाना है, मशीन है, भी परिवर्तित होती हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई नई उत्पादन की शक्ति आवश्यक हो जाती है। ये तो इन मशीनों मतलब शक्तियां जिसे हम कह सकते हैं पर काम करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध भी बदल जाते हैं। मशीनें जितनी ही बड़ी बड़ी होंगी, मजदूरों की संख्या भी उद्योग के विस्तार के अनुपात से तय होगी। संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, संबंध द्वितीयक होते जाएंगे। इस प्रकार जब अधिकांश स्थानों पर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा तो समाज परिवर्तन होगा। ठीक है, यह मानना किसका है? मार्क्स जी का मानना है। ठीक है, इसी में अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया है आपसे कि मार्क्स के साम्यवाद के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। क्या करना है? जो साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद के आधारभूत सिद्धांतों को आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स का विचार है कि निर्धन और श्रमजीवी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निर्धन और श्रमजीवी वर्ग समाज में सदा रहते आए हैं। श्रमजीवी वर्ग अधिकतर निर्धन रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहना यही है कि जो ये निर्धन व्यक्ति होते हैं यही क्या होते हैं? श्रमजीवी वर्ग होते हैं। ठीक है, और जो श्रमजीवी वर्ग होते हैं वो अक्सर हमें क्या निर्धन देखने को मिलते हैं, जिनके पास धन की कमी होती है, किंतु पूंजीवादी अवस्था में इनका अस्तित्व उभर कर सामने आया है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है, पहली नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, सर्वाहार वर्ग मानव इतिहास के सभी युगों में रहा है। ठीक है, सर्वाहार वर्ग क्या रहा है? मानव इतिहास के सभी युगों में रहा है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं सर्वाहार के बारे में। पिछले वीडियो में देखा था लेकिन आप लोगों का वो क्या बोलते हैं पेपर नहीं था। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं मार्क्स के विचार से सर्वाहार वर्ग सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वर्तमान अवस्था, क्या मेरे प्यारे दोस्त की मार्क्स के विचार से सर्वाहार वर्ग सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वर्तमान अवस्था में पहुंचा है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि प्राचीन काल में मेहनतकश लोग अपने मालिकों के दास थे। मध्ययुगीन में भूमि के मालिक सामंतों के दास थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दास केवल एक ही मालिक के अधीन होता था, परंतु सर्वाहार का मालिक उसके काम की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदल जाता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहना यही है कि मान लीजिए आप दो चीज़ें एक तरीके ही कह सकते हैं, दास और सर्वहार, लेकिन दोनों में फ़र्क यही होता है कि आप मान लीजिए किसी के दास बन गए तो अब आपको उसी का ही काम करना है, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सर्वहार हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए एक आदमी के यहाँ आप काम कर रहे थे, उसके यहाँ काम खत्म हुआ जो आप काम कर रहे थे, तो आप दूसरे के यहाँ काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सर्वहार हो जाता है। आगे आपको लिखना होगा कि दास केवल एक ही मालिक के अधीन होता था, परंतु सर्वहार का मालिक उसके काम की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर बदलता जाता था। ठीक है, आगे लिखना होगा कि दास सदा दासत्व का जीवन निर्वाह करता रहा, जबकि सर्वहार समय आने पर किसी स्वामित्व के अनेक बंधनों को तोड़कर निजी स्वामित्व को मिटाकर खुद भी मुक्त हो जाता था। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सर्वहार और भूदासों में थोड़ा सा अंतर है। भूदासों के पास अपनी जीविका के निर्वाह के लिए थोड़ी जमीन भी उपलब्ध रहती थी जिससे वे अपने सामंतों से प्राप्त करते थे। ठीक है, जबकि सर्वहार के पास अपने श्रम को बेचने के सिवाय कुछ भी नहीं रहता था। ये दोनों अंतर जो हैं सर्वहार और भूदासों के अंतर देखी जाती है। भूदास के पास कुछ थोड़ी बहुत जमीन होती है, वो उसमें अपना करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन जो बेचारे सर्वहार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो केवल केवल अपने श्रम को बेच सकते हैं, किसी के यहाँ मेहनत ही कर सकते हैं, तभी वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। दूसरा आपको लिखना होगा सर्वहार औद्योगिक क्रांति की उपज है। ये दूसरी हेडिंग आपकी होगी और इसमें आपको लिखना होगा वस्तुतः सर्वहार का उदय औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, जिनका जन्म स्थल इंग्लैंड रहा। सभी बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार इंग्लैंड की ही औद्योगिक क्रांति की उपज है। मशीनों ने उद्योग को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया और उद्योग ने मध्यम वर्ग तथा निम्न श्रेणी के कारीगरों एवं दस्तकारों को उत्पादन की
प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे छोड़ दिया। ठीक है, जिस प्रकार मजदूरों की स्थिति अब बिल्कुल बदल गई है, समाज में दो नए पृथक वर्गों का जन्म हुआ है। एक वर्ग जो कारखानों में मजदूरी करता था, श्रमिक या सर्बाहार कहलाया, और दूसरा वर्ग जो कारखानों व उद्योगों का मालिक होता था, जो पूंजीपति वर्ग, जिसे हम बुजुर्वा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बुजुर्वा कहते थे। ठीक है, आगे आपको तीसरी नंबर हेडिंग डालनी होगी कि पूंजीवादी समाज ने निजी स्वामित्व को जन्म दिया। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये तीसरी हेडिंग होगी कि पूंजीवादी समाज ने निजी स्वामित्व को जन्म दिया। इसमें आपको लिखना होगा कि पूंजीवादी समाज में निजी स्वामित्व की व्यवस्था का जन्म हुआ। साम्यवादियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, साम्यवादियों की प्रमुख मांगों ने इस निजी स्वामित्व को समाप्त करना है। यह निजी स्वामित्व व्यवस्था पुरानी सामाजिक व्यवस्था को मिटा कर पनपती थी। ठीक है, आगे लिखना होगा, मार्क्स के मतानुसार इस निजी स्वामित्व का अंत साम्यवादी तरीकों द्वारा ही संभव हो सकेगा। इसके लिए साम्यवादी सर्वाहार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना आवश्यक समझता है। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो है कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है 5वां नंबर की, पूंजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसके प्रकार बताइए। आपको यहाँ पे पूंजी का पहले अर्थ बताना है, फिर उसके प्रकार बताने हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वस्तुओं का परिचालन पूंजी का प्रस्थान है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वस्तुओं का परिचालन मतलब जो वस्तुएं चलती रहती हैं उनका जो है चलना जो है, ये पूंजी का क्या है, प्रतिस्थान है। मतलब पूंजी जब जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे पूंजी पैसे होते हैं, वहाँ पे वस्तुओं का प्रतिस्थापन होता है, एक लोगों से दूसरों के पास जाती रहती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, वस्तुओं का उत्पादन उसका होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, वस्तुओं का उत्पादन उसका होता है जिससे पूंजी पैदा होती है। ठीक है, आगे लिखना होगा, पूंजी का आधुनिक इतिहास 16वीं सदी से प्रारंभ होता है। इतिहास की दृष्टि से पूंजी सबसे पहले द्रव्यगत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले द्रव्यगत धन के रूप में सौदागर और सूदखोर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सूदखोर की पूंजी के रूप में सामने आती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग डालनी होगी कि पूंजी का अर्थ। इसमें आपको एक नंबर डाल के लिखना होगा। पूंजी के अर्थ में हेडिंग के नीचे आपको 1 नंबर डाल के लिखना होगा, पूंजी एक संचित श्रम है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूंजी एक संचित श्रम है। आगे आपको लिखना होगा दूसरा नंबर डाल के कि पूंजी श्रम को नियंत्रित करने की शक्ति का नाम है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो पूंजी है ये श्रम को नियंत्रित करती है कि कैसे, कब काम और कितना होगा, ये इसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। उसी का नाम क्या है, पूंजी है। ठीक है, तीसरा नंबर हेडिंग आपको तीसरी नंबर पॉइंट डाल के लिखना होगा कि पूंजी के अंतर्गत वह सभी प्रकार के कच्चे माल, श्रम के औजार तथा सभी प्रकार की आजीविका के साधन सम्मिलित होते हैं जो श्रम के नए कच्चे माल उत्पादन करने, ठीक है, श्रम के नए कच्चे माल उत्पादन करने, श्रम के नए औजार बनाने तथा आजीविका के नए साधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूंजी के ये सभी भाग श्रम की उपज और श्रम के उत्पाद हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, संचित धन जो नए उत्पाद के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं पूंजी हैं। चौथी नंबर हेडिंग आपको पॉइंट डाल के लिखना होगा कि पूंजी को सामान्यतया ऐसा संचित धन अथवा अर्थात आप लिख सकते हैं रूपांतरित अतिरिक्त मूल्य या आय कहा गया है, जिससे पुनः अतिरिक्त मूल्य के उत्पादक का काम लिया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर लिखना होगा कि श्रमिक भी एक पूंजी है। श्रमिक भी क्या है, एक पूंजी है। और 6ठी नंबर पॉइंट आपको लिखनी होगी कि पूंजी श्रम को नियंत्रित करने की शक्ति का नाम है। ठीक है, ये जो कि आपके ऊपर पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा, मार्क्स के अनुसार पूंजी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्थिर पूंजी और दूसरी परिवर्तित पूंजी। ठीक है, परिवर्ती पूंजी, पहली पूंजी कौन सी है, स्थिर पूंजी, दूसरी कौन सी है, परिवर्ती पूंजी। इसमें पहले नंबर पे डालना है स्थिर पूंजी और इसमें लिखना है स्थिर पूंजी कुल पूंजी का पहला भाग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कुल पूंजी का पहला भाग है जो मशीनें, कच्चे माल और उत्पादन के साधनों को खरीदने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रोकना जो काम, जैसे आपने मशीन खरीद लिया तो अब मशीन आपको पैसा तो देगी नहीं। ठीक है, वो मशीन आपने खरीद लिया, वो स्थिर पूंजी है। दूसरा नंबर स्थिर पूंजी, और अच्छा वो रखी है मशीन, आपको जब जरूरत पड़ी आपने मशीन को निकाला,
पैसे खाली हो गए, तो इस प्रकार से उसको हम कह सकते हैं स्थिर पूंजी। ठीक है, आगे आपको दूसरा नंबर डालना होगा परिवर्ती पूंजी। इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि परिवर्ती पूंजी कुल पूंजी का दूसरा भाग होता है जो मजदूरी या फिर श्रम खरीदने में इस्तेमाल की होती है। ठीक है, पूंजी का निर्माण स्थिर पूंजी तथा परिवर्तित पूंजी का से मिलाकर होता है। ठीक है, जो पूंजी का निर्माण ये दोनों चीज़ों को, पहले तो स्थिर पूंजी और दूसरा परिवर्ती पूंजी, दोनों को मिलाकर किया जाता है। स्थिर पूंजी में उत्पादन के साधन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये आपने अभी ऊपर ही देख लिया है। परिवर्ती पूंजी में श्रम शक्ति या मजदूरी की खरीदारी होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स जो है, मार्क्स पहले प्रकार की पूंजी को अर्थात स्थिर पूंजी को मूल्य संगठक पूंजी, दूसरे प्रकार की पूंजी को परिवर्ती पूंजी को क्या बोलते हैं, प्रबंधिक संगठक कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स के अनुसार इन दोनों प्रकार की पूंजियों में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है आगे लिखना होगा कि मार्क्स जिसे परिवर्तित पूंजी कहते हैं अर्थात जो परिवर्तनशील हो और उसमें परिवर्तित होने के गुण वर्तमान हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स के अनुसार इस परिवर्ती भाग से निरंतर वृद्धि होता रहता है और उससे उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य स्थिर भाग में जुड़ता जाता है जो स्थिर पूंजी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है पूंजी के अर्थ के बारे में भी आपको जानकारी मतलब प्राप्त हो गई होगी और उसके बाद इसके प्रकार के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, पहला कौन सा है, स्थिर पूंजी, दूसरा कौन सा है, परिवर्ती पूंजी। अब आप यहाँ पे 5वें नंबर का जो है दूसरा प्रश्न देखने को पा रहे होंगे, यहाँ पे अथवा करके एक दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट, ये अथवा करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अथवा करके दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि लाभ के क्या आशय हैं। ठीक है, लाभ के क्या आशय हैं, लाभ को परिभाषित कीजिए, ये आपका प्रश्न है। लाभ से क्या आशय है और लाभ को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि लाभ की स्वाभाविक व्याख्या के लिए आपको इस सिद्धांत से प्रारंभ होना, सॉरी, यहाँ पे पहली हेडिंग आपको डालनी होगी मार्क्स के अनुसार। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है मार्क्स के अनुसार, उसमें लिखना है कि लाभ की स्वाभाविक व्याख्या के लिए आपको इस सिद्धांत से प्रारंभ करना होगा कि औसत रूप से वस्तुओं को उनके वास्तविक दाम पर बेचना है और उसके बेचने से प्राप्त हुआ उस अनुपात में अतिरिक्त मूल्य लाभ कहलाता है। ठीक है, जितने अनुपात में उससे श्रम की मात्रा प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ पे इनके कहने का कुल मिला के अगर हम अपने शब्दों में समझें तो ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई भी वस्तु आपने तैयार की। ठीक है, कोई भी माल आपने तैयार किया और अब उसको क्या किया, आपने तैयार किया, अब उसका एक औसत मूल्य रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे जितने आपकी लागत है, श्रम से लेकर के और जितने भी और आपने और सारी लागत लगाई, इन सारी चीज़ों को लगाकर फिर एक औसत मूल्य तैयार किया जाता है। फिर उन चीज़ों को बेचा जाता है उन दाम पे और फिर उसके बाद देखा जाता है कि हमारी लागत कितनी लगी। फिर उन लागत को निकाल दिया जाता है और लागत निकालने के बाद जो आपने मान लीजिए 100 की कोई वस्तु बेची और आपको पता चला कि आपकी जो वस्तु है वो 90 रुपए की लागत लगी थी। ठीक है, तो आपको 10 रुपए क्या हुए, अतिरिक्त मूल्य मिले ना, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, प्रॉफिट अर्थात लाभ कहते हैं। आगे आपको लिखना होगा टी.आर. माल्थस महोदय के अनुसार उन्होंने बताया है कि पूंजी वह धन है जिससे लाभ कमाया जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ कमाया जाता है। और आगे लिखना होगा माल्थस की इस परिभाषा के अनुसार पूंजी उस संचित धन को कहते हैं जो आय से बचाकर लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य 2 प्रकार से प्राप्त करता है। ठीक है, जो पूंजीपति होता है वो क्या करता है, अतिरिक्त मूल्य 2 प्रकार से प्राप्त करता है। ये हेडिंग होगी, पहला नंबर हेडिंग आपको डालना होगा सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रॉफिट की बात यहाँ पे की जा रही है। आपके लागत के बाद जो पैसा मिलता है उसी को हम क्या करते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य। इसमें आपको लिखना होगा कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन श्रम के साधनों अथवा औजारों में विकास करके उसकी उत्पादिता बढ़ाकर
बढ़ाकर तथा श्रमिकों के आवश्यक श्रम काल को कम कर देता है, ठीक है, जिससे पूंजीपति को कम समय में और अधिक और श्रमिक के कम परिश्रम द्वारा अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरी नंबर होता है निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य, ठीक है, ये हेडिंग डालना है दूसरा नंबर, निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य। इसमें आपको लिखना होगा कि निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन श्रमिक के कार्य दिवस को आवश्यक श्रम काल से अधिक बढ़ाने के साथ जुड़ा होता है। इसमें पूंजीपति श्रमिक से उसके निश्चित श्रम काल से अतिरिक्त या अधिक कार्य करवाता है, जो निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि पूंजीपति जब अपने उत्पाद को बाजार में बेचता है और उसे अपने उत्पाद के बेचने से जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है वही पूंजीपति का लाभ कहलाता है, जिससे वह पूंजी संचयन के प्रयास में उसका कुछ भाग परिवर्ती पूंजी की वृद्धि में लगा देता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये लाभ के आशय और लाभ क्यों परिभाषित करने वाला काम हो गया, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूंजी पर लाभ और श्रम के लिए प्राप्त मजदूरी में क्या अंतर है, ठीक है। जो पूंजी पे हमें लाभ प्राप्त होता है और मजदूरी में हमें बताना है कि यहाँ पे इन दोनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला अंतर देखते हैं, 4 से 5 अंतर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला अंतर हम लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से पूंजीपति को उसके उत्पाद को बेचने से जितने अंश तक अतिरिक्त मूल्य मिलता है और जो श्रमिक के श्रम का अंश होता है वह लाभ कहलाता है, ठीक है। आपको उसके बाद दूसरा नंबर डाल के लिखना होगा कि पूंजीपति को अपने उत्पाद को बाजार में बेचना पड़ता है, जबकि श्रमिक को खुद अपने आप को एक वस्तु के रूप में बाजार में बेचना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। जो पूंजीपति होते हैं वो जो उत्पाद करते हैं, जो वस्तु का निर्माण करवाते हैं, वो उन चीज़ों को बेचते हैं, लेकिन जो बेचारा श्रमिक होता है वो अपने आप को बेचता है, ठीक है, तो उसके पास पैसे आते हैं। ये अंतर होता है मजदूरी में और लाभ में, ठीक है। आगे आपको जो है तीसरी नंबर हेडिंग डाल और तीसरा नंबर पॉइंट डालना होगा कि मार्क्स का कथन है कि जिस अनुपात में पूंजी का विकास होता है उसी अनुपात में सर्वाहार वर्ग का विकास होता है, ठीक है। आगे लिखना होगा जो तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक उन्हें काम मिलता जाए, और उन्हें काम तभी मिल सकता है जब तक उनका श्रम पूंजी में वृद्धि करता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है चौथी नंबर हेडिंग डाल के लिखना होगा कि मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी संचयन की प्रणाली द्वारा एक ओर जहां पूंजी बाजार में बढ़ती गई वहीं अपने बाजार में श्रमिकों की एक लंबी कतार ला खड़ी कर दी, ठीक है। एक ओर पूंजी के साकेंद्रण बढ़ता गया, दूसरी ओर श्रमिकों की भीड़ भी बढ़ती गई, ठीक है। यहाँ पे ये कौन कहते हैं, आपके मार्क्स जी कहते हैं। आपको 5वीं नंबर हेडिंग डालनी होगी कि एक ओर पूंजीपति जहां धनी से अधिक धनवान होता गया वहीं दूसरी ओर श्रमिक वर्ग निर्धन से अत्यधिक निर्धन होता गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का यही है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं ये पैसा जो है जितना पहले देते थे उतना अब भी देना चाहते हैं, लेकिन अपने वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 150 रुपये की मिल रही है, लेकिन जो बेचारा पहले 100 रुपये मजदूरी पाता था वो अब भी 100 रुपये मजदूरी पा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसको कोई सामान ऐसे खरीदना पड़ा तो पहले तो बेचारा 100 में खरीद लेता था, काम उसका चल जाता था, लेकिन अब वो 150 कहाँ से लाएगा जब उसकी मजदूरी ही 100 रुपये है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो धनी लोग थे वो और धनी होते चले गए और जो बेचारे गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, ठीक है। छठे नंबर में अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के विचार के स्रोत क्या हैं, ठीक है। स्पष्ट करने हैं आपको यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स के विचार स्रोत क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मार्क्स जो है ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। इस दृष्टि से उसकी विचारधारा भौतिक विचारधारा मानी जाती है, परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने अपनी विचारधारा के निर्माण में जिन भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वह मौलिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी कि अलेक्जेंडर ग्रे महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि यह बात निसंदेह सत्य है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, यह बात जो है निसंदेह सत्य है कि मार्क्स के विचारों का निर्माण करने वाले तत्व अनेक स्रोतों
से लिए गए हैं। जो मतलब यहाँ पे आपके अलेक्जेंडर ग्रे महोदय हैं, ये कहते हैं कि ये बात हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं और सत्यता भी है कि मार्क्स के जो विचार हैं, वो हमें निर्माण करने वाले तत्व अनेक स्रोतों से लिए गए हैं, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, उसने अपनी ईंटों को कई भट्ठों में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कई भट्ठों में एकत्र किया, परंतु उसने उसका उपयोग एक ऐसी इमारत का निर्माण करने के लिए किया जो स्वयं में अपने आप स्वयं उसके अपने नमूने की है, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, हेडिंग डालनी होगी कि सेबाइन महोदय के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मार्क्स के दर्शन में कार्य करने की प्रेरणा थी, ठीक है? जो मार्क्स के दर्शन में कार्य करने की क्या थी? प्रेरणा थी। यह मार्क्स के दर्शन की अपनी प्रेरणा थी, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, यही हिगल राष्ट्रीय देशभक्ति के भाव के प्रति अपील करता था। मार्क्स की मजदूरी मार्क्स की मजदूरों वर्ग के प्रति निष्ठा अपील सामुदायिक होती थी। यह स्वार्थ के प्रति नहीं, प्रयुक्त निष्ठा के प्रति अपील होती थी, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि मैक्सी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? कि मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता नहीं है, वरन समन्वयकारी शक्ति है। उसके उस दार्शनिक सामग्री को ग्रहण किया जो कई वर्षों में बिखरी हुई तथा अप्रयुक्त पड़ी थी, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, और उसे एक व्यवस्थित समग्रता में गूंथ दिया, ठीक है? जिससे सर्वाहार आंदोलन को एक गतिशील सिद्धांत और कार्य करने का एक अदम्य प्रेरणा प्रदान की, ठीक है? तो आई होप ये आपका जो है कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे थोड़ी बहुत हो गई होगी, ठीक है? चलिए आगे आपको देखते हैं। यहाँ पे तो जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, आपका दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अर्थात खंड सा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है 500 शब्दों में देना रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है? अब तक के जितने भी समाजों का इतिहास रहा है वो क्या रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसके बारे में आपको विवेचना करनी है, ठीक है? 8वां नंबर प्रश्न जो है ये आपको ये पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वाहार एवं वर्ग विहीन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सर्वाहार एवं वर्ग विहीन समाज पर एक लेख लिखना है आपको। और आपका जो आखिरी प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, ये आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? 1 मिनट। ये पूछ रहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, इसकी आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, ठीक है? इस प्रकार से सारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।